जय श्री कृष्णा आप सभी को। कैसे हैं आप? आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए, जो है राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था 2009 का, जो कि काफ़ी सारे बदलाव हमारे देश में करके गया और आज भी उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। बेसिकली राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 जो था, वो इंडियन पार्लियामेंट ने 4 अगस्त 2009 को पास तो कर दिया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल, जी हाँ, 1 अप्रैल वही डेट है जिसे आप कह सकते हैं कि बुद्धू बनाने वाली डेट है या पागल बनाने वाली डेट है। बट एग्जैक्टली इंडियन पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया। 1 अप्रैल 2010 को ये जो आरटीई एक्ट 2009 है, वो डिस्क्लोज हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था, इफेक्ट में आ गया था। तो इसने क्या किया? इसने बेसिकली आर्टिकल 21 ए के अंदर एंट्री ली। आर्टिकल 21 ए क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो आर्टिकल 21 ए के तहत आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो उसके अंदर क्या किया गया? पार्लियामेंट के अंदर जब ये आर्टिकल 21 ए के अंदर एंट्री लिया, उस वक्त एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर दिया गया 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि 2009 से पहले 2009 से पहले जब ये एक्ट नहीं था, उस वक्त हमारे देश में एजुकेशन की क्या कंडीशन थी और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आरटीई एक्ट 2009 को इम्प्लीमेंट किया गया। ये सोच लोगों की दुनिया में डाली गई कि बच्चों का पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा खाना पीना, हवा पानी। ठीक है, तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम हुई कि जब तक ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, उस वक्त तक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम था। इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम्स का मतलब क्या था कि आपके स्कूल्स तो बना दिए गए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ पर सब तरह के एडमिशन्स अलाउड तो थे, लेकिन वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी जो बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती थी। ऊंचा बड़ा सब एक समान कर दिया गया था, अपने हिसाब से स्टडीज़ चल रही थी। जो बच्चे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं तो हो रहे हैं, पास हो रहे हैं तो हो रहे हैं। आस-पास की जो कम्युनिटीज़ थी, जिनके पास में पैसा नहीं था अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में भेजने के लिए, स्कूल्स में भेजने के लिए, वो बहुत सर्वाइव कर रहे थे और वो छोटे-छोटे बच्चों को कामों में लगा रहे थे, छोटे-छोटे बच्चों से मज़दूरी करवा रहे थे। आज के टाइम इन 2026 में भी अगर बहुत सारी जगहों पर हम जाकर देखें, गाँव में देखें और कहीं पर जाकर देखें, तो आपको स्लाइटली ये नज़र आएगा कि आज भी ये कंडीशंस हैं। वहाँ पर उनके दायरों में स्कूल्स होने के बावजूद भी कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, क्योंकि वो मजबूर हैं। आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के वो मजबूर हैं कि अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन का राइट भी नहीं दिला पाते हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास कर दिया और आर्टिकल 21 ए के तहत फ्रीडम एंड कंपलसरी, पहले फ्रीडम थी लेकिन कंपलसरी वर्ड को और जोड़ दिया गया और 1 अप्रैल 2010 को ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया इन यूनिवर्सल कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में फ्री और कंपलसरी पढ़ेंगे। साथ ही उनको मिड डे मील भी प्रोवाइड करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि जब जो जिनकी आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, वो जो पेरेंट्स थे अपने बच्चों को स्कूल तो भेज देते थे, लेकिन उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था, इस डर से कि भाई अब हमें खाना बनाना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल में टिफिन बना करके देना होगा। समटाइम्स उनके पास में देने के लिए भोजन नहीं होता था, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते थे। तो इस समस्या को भी हल करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील चलाया, जहां पर आपके बच्चों को खाने की सुविधा दी जाती थी। जब वो सुविधा बच्चों को मिलने लगी तो उन परिवारों ने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो बच्चों को 2 वक्त का खाना ही वहां पर मिल जाएगा, और उन्होंने धीरे 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 कदम बढ़ाना स्टार्ट किया और अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में डालना स्टार्ट कर दिया। वेल ये जो आर्टिकल 21 ए है,
इसने क्या किया, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सारे बच्चों को 6 से 14 साल तक के लिए प्रोवाइड कराई। आर्टिकल 21, याद रखिएगा 21 लड़कियों की एज होती है 18 और 21 जो हमारे यहाँ पर डेट एज डिसाइड की गई है, उससे आपको याद रखना है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सबके लिए है। खासकर लड़कियों को सरवाइव करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। आई होप कि ये वर्ड आपको याद रहेगा। 1 अप्रैल 2010 भी आपको याद रहेगा, लेकिन ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली नहीं पूछी जाती है, पूछा जाता है आरटीई एक्ट 2009। बट फिर भी 1 अप्रैल मतलब बुद्धू बनाने वाली डेट आप याद रख सकते हैं। सॉरी। अब चलिए देखते हैं कि भाई फ्री और कंपलसरी का क्या मतलब हुआ। फ्री एजुकेशन का मतलब होता था कि किसी भी बच्चे को एक चवन्नी फीस भी देने की जरूरत नहीं है उस एजुकेशन सिस्टम में। गवर्नमेंट जो है उनका सारा खर्चा बर्दाश्त करेगी। इवन उनकी टेक्स्ट बुक्स से लेकर के, उनकी यूनिफॉर्म से लेकर के, उनके जो भी इसेंशियल्स मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी यूनिफॉर्म्स, उनके टेक्स्ट बुक्स, उनके खाने वाने, सबकी सुविधा गवर्नमेंट उठाने को तैयार थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर, जो ये बच्चे हैं वो हमारे भविष्य के लिए तैयार हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने ये एक्ट लागू किया। सॉरी। कंपल्सरी एजुकेशन का क्या मतलब हुआ कि ये ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं थी कि भाई एजुकेशन लेना अनिवार्य है, बल्कि एक पेरेंट्स की भी ड्यूटी बन गई थी कि जहां पर भी बच्चे दिखे, 6 से 14 साल, पहले 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर आता था, अभी भी वही है। अभी एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी ये सब स्टार्ट कर दी गई है, पर पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी होती थी कि वो अपने बच्चों को कंपलसरी स्कूल में भेजें। घर घर जाकर ये मुआवजा लिया जाता था कि भाई बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंश्योर भी किया कि अटेंडेंस और उस सोसाइटी, उस जगह पर रहने वाले बच्चों की संख्या मैच होनी चाहिए। ये काफी लंबे कैंपेन से भी गुजरा था आरटीई एक्ट 2009। अब देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के जो की फीचर्स थे कला ओके, आरटीई एक्ट 2009 के जो की फीचर्स थे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक की जो पूरी एजुकेशन थी वो फ्री कर दी गई। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एंट्री थी, और 25% रिजर्वेशन दिया गया किन को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे, जो प्राइवेट स्कूल्स थे, जो आंगनवाड़ीज थी, जो ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, जिनके पास पैसों की कमी होती है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं। गवर्नमेंट ने रीइम्बर्स करना स्टार्ट कर दिया। बट स्टिल क्या प्रॉब्लम आई कि भाई जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर 25% रिजर्वेशन तो दे दिया गया, लेकिन वो जो 25% रिजर्वेशन था उसके अंदर बच्चों को एडमिशन तो मिल जाता था, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद की जो फैसिलिटीज के लिए आपको पैसा वेयर करना पड़ता था, वो उन आर्थिक परिस्थितियों को मैच नहीं कर सकता था, जो पेरेंट्स पैसा नहीं दे सकते थे। इसीलिए जो 25% कोटा जो होता था वो दूसरे बच्चों को दे दिया जाता था, जो कि एडवांस पैसा जमा कराते थे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बात है जो आज भी होता है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स इस बात को माने या नहीं माने। सेकंड जो उसका की फीचर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब ये था कि नो चाइल्ड कैन बी फेल्ड एंड एक्सपेल्ड टिल 8th क्लास। आरटीई एक्ट 2009 के अंदर ये बात डिसाइड करके गई थी कि कोई भी बच्चा 8th क्लास तक फेल नहीं होगा। आगे जाके ये एक डिसएडवांटेज साबित हुआ, एक गलत डिसीजन साबित हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट लेने का, उनका राइट बना दिया कि भाई अब आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको उस बच्चे को पास करना है या फेल करना है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये सोचा गया था कि अगर बच्चा फेल हो गया तो अगेन पेरेंट्स उस बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजेंगे, और उस वक्त बच्चों की परिस्थितियां ऐसी थीं कि उनका पास होना लगभग नहीं जैसा ही फील होता था, लेकिन स्टिल उनकी जो एजुकेशन थी वो चलती रहती थी अगर उनको फेल डिक्लेयर नहीं किया जाए, और यही सोच करके ये किया गया था। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर आया स्क्रीनिंग टेस्ट। कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, और चिल्ड्रन और पेरेंट्स किसी को भी आकर के टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। आजकल तो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं जहाँ पर पेरेंट्स के भी
इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं बच्चों के एडमिशन्स के लिए, लेकिन उस वक्त ये सब चीज़ें बिल्कुल मना ही थी। नो कैपिटेशन फीस, स्कूल कुछ भी फीस चार्ज नहीं करेगा। डोनेशन जो आज अंडर टेबल लिया जाता है और बोला जाता है कि हम लोग डोनेशन फ्री स्कूल्स हैं, वेल बेसिकली ऐसा होता नहीं है। तो उस वक्त ये था कि डोनेशन फ्री स्कूल्स रहेंगे, कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा। और क्वालिफाइड टीचर, जैसा कि हम जानते हैं आजकल केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, सीटेट वगैरह, इन सब के जो एग्जामिनेशंस देकर के जो टीचर्स तैयार किए जाते हैं वो ये प्रूफ्ड टीचर्स होते हैं कि यस दे हैव दैट क्वालिफिकेशन, जो कि उन बच्चों को क्वालिफाइड करवा सके, और इसीलिए उनको इस स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है टीचर्स को। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी पीपल टीचर रेशो। वेल इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक डिटेल में बात करेंगे, जो मैंने आगे की स्लाइड्स में जोड़ा है कि बेसिक में आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल्स में 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर का होना अनिवार्य था। अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है, 40 होती है, तो 2 टीचर्स होने अनिवार्य होते थे। ठीक इसी तरीके से डिवाइडेशन होता था कि 60 अगर बच्चे हो गए तो 2 टीचर होंगे, 90 हो गए तो। लेकिन अगर एक बच्चा भी बढ़ा, 90 से 91 या 92 भी बच्चा हुआ, तो 4 टीचर रिक्वायर्ड होंगे। ऐसा नहीं कि उन 2 बच्चों को उन क्लास के अंदर एडजस्ट किया जाएगा, ये फिक्स्ड रेशियो बना दिया गया था। और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर्स नॉर्म, क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, टॉयलेट्स की सेपरेट सुविधा बनाई गई थी जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए थे, पानी की सुविधा दी गई थी, साफ और स्वच्छ वाटर मशीन्स लगाई गई थी, प्लेग्राउंड्स काफ़ी बड़े बड़े, आज भी आप देखोगे केवीएस वगैरह एनवीएस वगैरह के अंदर जाकर के देखोगे तो वहाँ पर जिस तरीके के प्लेग्राउंड्स बनाए गए हैं, जिस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई है। लाइब्रेरी की सुविधा बहुत अच्छी दी गई थी, जिसके अंदर बच्चों को फ्री और निःशुल्क सेवाएं प्रोवाइड करवाई गई थी। और इंडियन पार्लियामेंट एक्ट आर्टिकल 21 के तहत ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई थी फॉरम के अंदर कि भाई वह बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और इन सारी सुविधाओं का उनको उपयोग मिलेगा। स्कूल मैनेजमेंट और कमेटी जो हुआ करती थी वो गवर्नमेंट की तरफ से ही फॉर्म की जाती थी, और 75% मेंबर्स जो थे ना उनके पेरेंट्स ही होते थे, ताकि पेरेंट्स अवेयर रहें कि स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है और पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन बच्चों को आगे अवेल करने के लिए। उसके बाद में आता है कि जो आरटीई एक्ट 2009 बनाए गए थे उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट किए गए थे। बेसिकली तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी ना वो यूनिवर्सल कर दी गई थी यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर इंडिया आपको सेम स्कूल्स में सेम पॉलिसीज मिलेंगी, 6 to 14 तक फ्री एजुकेशंस मिलेंगी। ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस किया गया था। वेल एनईपी 2020 आई थी, उसके अंदर ये एम रखा गया था कि 2040 के अंदर 100% रेशो होना चाहिए बच्चों की एजुकेशन का। तो वो जो ड्रॉप आउट रेट्स है उसमें कहीं ना कहीं मददगार साबित हुआ था कि बच्चों को 8th क्लास तक फेल नहीं किया जाए। उसके बाद में इक्वालिटी, वेल इक्वालिटी कब आई, जब उन लोगों को इक्विटी वाले फॉर्म में पहुंचाया गया। बेसिकली लड़कियों की बात की जाए तो इन टुडेज टाइम ऑल्सो कि इक्विटी जो है वो लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की बहुत कम रहती है, तो पहले उसे इक्विटी लेवल तक पहुंचाया गया, उसके बाद में इक्वालिटी तक पहुंचाया गया। उसके बाद में टीचर्स की ड्यूटी तो आपको पता ही है, काफ़ी स्ट्रिक्ट ड्यूटीज़ बनाई गई हैं इन गवर्नमेंट कि भाई आपको जो वहाँ के वार्डन्स वगैरह होते हैं उनको बच्चों की देख रेख भी करती है। अब जैसे ईएमआरएस स्कूल्स ओपन किए गए हैं, ये एकलव्य मॉडल है, उसमें क्या सुविधा दी गई है कि भाई बच्चा ना केवल वहाँ पढ़ेगा बल्कि उसे उसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा ताकि उसके रहने की सुविधा भी हो जाए। उसके खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ उनको फ्री प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए जब वो
एजुकेशन सिस्टम में कदम रख रहे हों। ये एक सिंपल सा फंडा है, आप बस जस्ट एक ऐसे वीकर ग्रुप को अपने माइंड में रखिए जो इन परिस्थितियों का सामना करने में असंभव है उसके लिए, मतलब आर्थिक रूप से भी, और जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आरटीई एक्ट 2009 की बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके टिप्स पर रटी हुई होनी चाहिए कि 6 से 14 साल तक के लिए एजुकेशन फ्री कर दी गई थी। उसके बाद में आपको रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री कर दिया गया था। नो डिटेंशन पॉलिसीज़ थी, 100% रेशो दिया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। लेकिन आपको एक और चीज़ है जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, वो हैं आपके आर्टिकल्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके आर्टिकल्स की। वो आर्टिकल्स जो कि 21A के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 7 सेक्शंस बनाए गए हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर 7 उसके जो सेक्शंस बनाए गए हैं अमेंडमेंट में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 बनाया गया था, जो बेसिकली यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि ये एक्ट हैं जो हमारे पार्लियामेंट में बनाए गए हैं और इन्हीं एक्ट के बेसिस पर ये सारा कुछ चक्रव्यूह होता है। तो इसकी जो मेन जड़ है वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। जी हाँ, इसी के तहत आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया है। आप ये समझ लीजिए कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 86 जो है वो एक मदर है, और उस मदर बॉडी के अंदर उसके बच्चे आर्टिकल 21A को रखा गया है, जो कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट हुआ ऑल ओवर इंडिया। लेकिन इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी कि भाई 7 चैप्टर्स को जोड़ा गया है। सारा जो खेल है एजुकेशन सिस्टम का, बस कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए, जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को याद रखिए। उसके अंदर आता है आर्टिकल 21A। ये सपोज कीजिए कि वो मदर है, उसका एक बच्चा है। उसके आगे आर्टिकल 21 की छतरी के अंदर आते हैं 7 कमरे, 7 चैप्टर्स, और उन 7 चैप्टर्स को बांटा गया है 38 सेक्शंस में। याद कैसे होंगे? तुरंत होंगे, बिल्कुल होंगे। चैप्टर नंबर 1, 7 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें पहले कमरे का नाम है प्रिलिमिनरी सेक्शंस, जिसमें दो सेक्शंस रखे गए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब सबसे पहले क्या हुआ? सोचो, दिमाग लगाओ। जब ये सारा गेम चल रहा था तो सबसे पहले जो पहला कमरा बनाया गया होगा वो क्या बनाया गया होगा कि भाई शॉर्ट टाइटल क्या दिया जाए। सीधी सी बात है ना। चलो याद करते हैं कहानी के फॉर्म में कि पहला एक कमरा बनाया गया जिसके अंदर बोला गया कि भैया हम ये जो आरटीई एक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या होना चाहिए। भाई इसका टाइटल होना चाहिए, किसी ने सजेस्ट किया कि यार इसका टाइटल 2009 आरटीई एक्ट 2009 रख देते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 के अंदर ये एक्ट में आ गया। तो पहला कमरे में क्या हुआ, उसका टाइटल की एक अच्छी सी एक फोटो बनाई गई टाइटल की, और उसको कब लागू करना है ये डिसाइड कर दिया। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में। क्या? पहले कमरे के दूसरे सेक्शन में चलते हैं, जिसमें बोला गया कि भैया हमने आरटीई एक्ट का टाइटल तो डिसाइड कर दिया, अब इस टाइटल की डेफिनेशन क्या होगी। लोग कैसे पता चलेगा कि आरटीई एक्ट 2009 क्या होता है? तो डेफिनेशन डिसाइड करने के लिए इसके उसी कमरे के अंदर 2 टेबल्स लगाई गई। पहले के अंदर टाइटल का बोर्ड रख दिया गया और दूसरे के अंदर एक आदमी को बिठा दिया गया जो उसकी डेफिनेशंस बना रहा था। याद हो गया? अब इसमें क्या था? इसमें डेफिनेशंस के रूप में किसको लेना था? बच्चों को लेना था, स्कूल को लेना था, लोकल अथॉरिटी को लेना था, क्या डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, एडवांटेज ग्रुप्स हैं, इन सबको लेना था। याद हो गया? चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। क्या? 7 चैप्टर 7 रूम थे। दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं जिसका मेन मुद्दा था राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, जिसके अंदर 3 टेबल सेट की गई थी, 3 सेक्शंस बनाए गए थे। सेक्शन नंबर 3, 2 टेबल्स पहले कमरे में है, 3 टेबल्स के लिए बड़ा कमरा बनाया गया। उसके अंदर पहला सेक्शन था सेक्शन नंबर 3। अब उसमें क्या डाला गया?
क्या डाला गया, डेफिनेशन बन गई, टाइटल बन गया। अब बोलो क्या करेंगे हम, स्कूल खुल गया भाई, हम कौन से बच्चों को लेंगे, 6 से 14 साल तक के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देंगे। तो उस कमरे में पहली टेबल पर डिसाइड किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा। फंडा हट गया कहानी सीक्वेंस में चल रही है, पहले टाइटल बन गया, टाइटल बनने के बाद में डेफिनेशन बन गई उस टाइटल की। उसके बाद में दूसरे कमरे में आए जिसमें पहले टेबल के अंदर सेक्शन नंबर 3 के अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चों को रख लिया गया। फिर सेक्शन नंबर 4 दूसरी टेबल पर आए, दूसरे चैप्टर की चौथी नंबर की टेबल चल रही है, उसमें अब भैया बच्चों को रख लिया गया। अब इनको स्पेशल ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, आउट ऑफ स्कूल भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना लॉलीपॉप बढ़ रहा है और लोग बाग आ गए लेने के लिए, ऐसा नहीं होता। एजुकेशन में उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। तो चौथा सेक्शन बनाया गया कि स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कौन लोग होंगे। और फिर जो लास्ट टेबल थी दूसरे कमरे की, सेक्शन नंबर 5, उसके अंदर ये बनाया गया कि भाई अगर किसी बच्चे ने एलिमेंट्री से पहले कहीं दूसरी जगह जाने का सोचा तो उसको टीसी जो है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है, वो हाथों हाथ दिया जाना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलने के में उसको देर नहीं होनी चाहिए, 1 वीक के अंदर उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए ताकि वो दूसरी जगह जाकर अपना एजुकेशन शुरू कर सके। 2 कमरे खत्म हो गए, ठीक है, बीच में आ गया हॉल, आगे चलते हैं तीसरा कमरा स्टार्ट हुआ, तीसरा चैप्टर शुरू हुआ जो काफी बड़ा हॉल था। क्यों हॉल था, क्योंकि उसमें 6 से लेकर के 11 टेबल्स रखी गई थी, सेक्शंस रखे गए थे और अलग अलग नहीं थे, एक ही में याद करने। 6 से 11 की जो टेबल्स बनाई गई थी उनमें क्या क्या चीजें होंगी, स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होना है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, ड्यूटीज क्या रहेंगी गवर्नमेंट्स की, लोकल अथॉरिटीज कौन कौन रहेंगी, बच्चों के लिए एडमिशन के लिए भाई एक एक को काम सौंपना था ना। बच्चे बना लिए गए, बच्चे बनाने के बाद में उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होगा वो बना लिया गया। उसके बाद में ये तो करना पड़ेगा कि भाई जो तीसरा कमरा है वो उन लोगों से भर दिया गया 6 से 11 सेक्शंस में जो कि ये ड्यूटीज निभाने वाले थे। अब चलते हैं अगले कमरे में, चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या हुआ, 12 से लेकर के 28, मतलब ये भी काफी बड़ा था, 12 से लेकर के और 28 सेक्शंस को एक ही जगह पर भर दिया गया, जिसका नाम दिया गया कि अब यहाँ पर टीचर्स बैठेंगे। वहां पर तो अथॉरिटी थी, सेक्शन 3 चैप्टर 3 में तो अथॉरिटीज को बिठाया गया था और उनको बताया गया था कि ये काम आपका, ये काम आपका, ये काम आपका। अब चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 4 में। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई कि स्कूल और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। भाई 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, सेक्शन 12 के अंदर बोला गया, सेक्शन 12 में बोला गया कि भाई बहुत सारे बच्चे अभी भी बाहर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ऐसे याद रखो, 12 बाहर, 12 बाहर, अभी भी बहुत सारे बच्चे 12 बाहर पढ़ते हैं। तो सेक्शन नंबर 12 में रखा गया प्राइवेट स्कूल्स को जिनको 25% रिजर्वेशन दे दिया गया। उसके बाद में सेक्शन नंबर 13 में हम आए, वहां पर फीस क्या लोगे, कोई फीस लेनी नहीं है, ये स्क्रीनिंग नहीं होगी और स्कूल का रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें जो है वो सेक्शन 3 के अंदर रखी गई। उसके बाद में आया सेक्शन नंबर 16, उसमें डिटेंशन पॉलिसी थी, नो डिटेंशन पॉलिसी, कोई भी फीस नहीं लेगा या फिर डोनेशन नहीं लेगा। और सेक्शन नंबर 17 के अंदर 17 खतरा पनिशमेंट से रिलेटेड थी, कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं होगी। 17 को याद रखोगे, खतरे से, कि भाई अब आपको कोई खतरा नहीं है, कोई फिजिकल जो पनिशमेंट है आपको नहीं मिलेगी। उसी के साथ इसमें और चीजें भर दी गई, टीचर्स का क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, टीचर पीपल रेशियो अच्छा होना चाहिए और टीचर्स की ड्यूटीज होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले अगले चैप्टर पे, अगले 5वें नंबर के चैप्टर पे, जहाँ पे सिर्फ 29 और 30 सिर्फ 2 टेबल्स को रखा गया था और इसके अंदर डिसाइड किया गया था कि करिकुलम क्या होगा और कंप्लीशन क्या होगा। अब करिकुलम में 29 नंबर की जो टेबल थी, जो सेक्शन था, उसमें बोला गया कि भाई जो करिकुलम तुम बनाओगे ना वो बच्चों के हिसाब से बनाओगे, टीचर्स के हिसाब से नहीं बनाओगे। बच्चा केंद्र बिंदु होना चाहिए और तुम्हारा जो सारा सर्वाइकल है वो पूरा उस बच्चे के चारों तरफ होना चाहिए। तो मेन सेंटर पॉइंट कौन हुआ, वो बच्चा। फिर आया सेक्शन नंबर 30, जहाँ पे बोला गया
कि एलिमेंट्री स्टेजेस 8th क्लास तक कोई एग्जाम्स नहीं, नो बोर्ड एग्जाम्स, कोई भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। चलिए चलते हैं अगले अगले किसमें, चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6 नंबर का कमरा खोला गया। अब भाई 6 नंबर का जो कमरा खोला गया उसमें कितनी टेबल्स लगाई गई, 4 टेबल्स लगाई गई, 31 से 34 तक की टेबल्स लगाई गई, जिसमें बोला गया कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हमने बच्चों को इतने राइट्स तो दे दिए गए, पर कैसे कैसे हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, सरकारें बदलती रहती हैं, तो अमेंडमेंट बनाओ, लिखो। तो सारा कुछ बनाया गया, कच्चा चिट्ठा बनाया गया और उसको सेव करके पार्लियामेंट के अंदर सबमिट कर दिया गया सेक्शन 31, 34 के अंदर। इसके अंदर मॉनिटरिंग पॉलिसीज थी, ग्रेवियंस था, मैकेनिज्म थी, ये सारी चीजें थी जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर, जिसमें मिसलीनियस चीजें कि भाई पावर टू मेक रूल्स किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, एक्शन टेकन गुड फेथ के लिए, एक्शंस के लिए किसको रिलायबल समझा जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को समझा जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझा जाना चाहिए, डिफिकल्टीज को रिमूव करना चाहिए। तो बेसिकली आपको 1-2 बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी इन चैप्टर्स को याद रखने की, कि 7 चैप्टर 7 कमरे बनाए गए और उन 7 चैप्टर्स को बांटा गया 38 सेक्शंस में, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ जो एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में कौन था, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन था। सेक्शन नंबर 12 में क्या था, 25% रिजर्वेशन दिया गया था, 12 मतलब बाहर, बाहर कौन, प्राइवेट स्कूल्स। सेक्शन नंबर 16 के अंदर था नो डिटेंशन, 16 नो डिटेंशन, और सेक्शन 17 मतलब खतरा, पनिशमेंट का खतरा खत्म। सेक्शन 29 जो करिकुलम है, जिस पर एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इस तरीके से आरटीई एक्ट, इन सब चीजों को मिलाकर के आरटीई एक्ट बना, जिसने काफी बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो था वो हमारी सोसाइटी के अंदर लेकर के आए, कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे थे उनको, जैसे अभी जो ईएमआरएस का एकलव्य मॉडल लास्ट टू लास्ट ही शुरू किया है, तो काफी अच्छा मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें उन बच्चों को सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन टीचर्स की अच्छी खासी मशक्कत भी है कि उनको भी उनके साथ वहीं पर रहना अनिवार्य है, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट उनको काफ़ी अच्छी खासी पेमेंट भी देती है। तो आई डोंट थिंक सो कि जहाँ पैसा वहीं पे इंसान बस जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से लर्न हुआ होगा, और इस चैप्टर को लर्न करने का यही तरीका है कि आंखें बंद कर लीजिए और वीडियो को सुनते रहिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न होगा। आई होप सो कि मेरी वीडियोस थोड़ी तो आपकी हेल्प कर रहे होंगे। ये चैनल अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं अभी अपने 100% कोशिश कर रही हूँ आपको देने की। हो सकता है अभी जस्ट स्लाइड्स के पीछे से आपको मेरी वॉइस आ रही है, धीरे धीरे मैं ऑनलाइन आना स्टार्ट करूँ, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन ये भी होगा, ये एक बड़े क्लासरूम में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।